नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 4 के बारे में होने वाला है। बात करें पेपर नंबर 4 का नाम है भारतीय शिक्षा का इतिहास। उसमें हम खंड आ वाले सेक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि खंड आ का मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है। बस वीडियो को आपको पूरा देखते रहना है, सुनते रहना है ध्यान से। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए, मजा आ जाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके बता भी दीजिएगा कि सर वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मतलब वैदिक शिक्षा के क्या उद्देश्य रहते थे, किसी भी बालक को अगर शिक्षित किया जाए तो उनके क्या एम रहते थे कि कहाँ तक बालक को ले जाना है, तो उसके बारे में हम बात करें तो लिखेंगे यहाँ पे आप, प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे। पहला बताया गया था ज्ञान व अनुभव पर बल देना, मतलब बालक के अंदर ज्ञान भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। दूसरा बताया गया था चित्त वृत्तियों का निरोध, ठीक है। उसके बाद फिर बताते हैं यहाँ पे ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश, मतलब ईश्वर की भक्ति भी होनी चाहिए बालक के अंदर, धार्मिक प्रवृत्ति का थोड़ा सा होना चाहिए, जिसपे पाप वगैरह से दूर रहे, ठीक है। पाप यही होते हैं, चोरी चकारी ना करे, किसी को मारे पीटे ना, इस प्रकार से। चौथा यहाँ पे चरित्र निर्माण, उसका एक अपना चरित्र होना चाहिए। व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ होता है, व्यक्तित्व हर बालक के अंदर होता है, बस उसको डेवलप करना रहता है, विकसित करना रहता है, ठीक है। छठा नंबर बताया गया था, छठा उद्देश्य कि नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, मतलब एक नागरिक होने के कारण नाते, या फिर आप कह सकते हैं एक सामाजिक होने के नाते उनके जो कर्तव्य होते थे उनका वो पालन कर सके, ठीक है। सातवां बताया गया था सामाजिक कुशलता की उन्नति, मतलब सामाजिक कुशलता, समाज में किस प्रकार से रहना है, रहन सहन, उठना बैठना, ठीक है, बातचीत करने का तरीका, दूसरों से संबंध किस प्रकार से बना के रखना है, ये सब बताया जाता था। और आठवां यहाँ पे उद्देश्य बताया गया है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय जो संस्कृति थी उसका आपको संरक्षण, उसको बचा के रखना रहता था और उसका प्रचार भी करना रहता था, ठीक है। लोगों तक पहुंचाना रहता था। फिर उसके बाद आपके जो लड़के बच्चे होते उनको आपको बताना रहता था। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पे 8 उद्देश्य बताए गए हैं, ठीक है। आगे आप इसी में लिखेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण व्यक्ति के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था, ठीक है। लौकिक का मतलब हुआ जिस पे आप रहते हैं, पृथ्वी लोक, और पारलौकिक का मतलब हुआ जिसके बारे में हम लोग अभी जानते नहीं हैं, ठीक है। जहाँ पे माना जाता है कि स्वर्ग है, नर्क है, भगवान हैं, देवी देवता हैं, ठीक है। हमारे जो गॉड होते हैं वो सभी लोग वहाँ पे हैं, तो उसको हम पारलौकिक कह देते हैं। मरने के बाद का जो सिस्टम होता है वो पारलौकिक में रहता है, और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप लौकिक में जीते हैं। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाठ्यक्रम में परा, जिसे हम आध्यात्मिक के नाम से भी जानते हैं, परा विद्या तथा अपरा लौकिक विद्या के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो परा विद्या और अपरा विद्या दोनों को स्थान दिया गया था, मतलब आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था और लौकिक ज्ञान भी दिया जाता था। लौकिक ज्ञान इसलिए दिया जाता था क्योंकि आप अपना जीवन यापन कर सकें, अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें, तो उसके लिए जो है आपका परा विद्या रहती थी। और अपरा विद्या इसलिए रखा जाता था कि आप मरने के बाद जो है, जैसे स्वर्ग नर्क का एक जो वो होता है कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष प्राप्ति करेंगे, तो वो पारलौकिक के लिए होता था। यहाँ पे लौकिक से कोई संबंध उसका नहीं होता था, ठीक है। चलिए आगे बात करें, पराविद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि आध्यात्मिक विषय थे, ठीक है। और अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, तर्क शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि लौकिक विषय थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप परा और अपरा के बीच में जो है अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर आपसे पूछ रहा है, मठ या विहार के बारे में बताइए। यह आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिखेंगे बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, मठों में हुआ था। ये मठ केवल धर्म के अपितु शिक्षा, मतलब कह रहे हैं कि ये जो मठ थे ना केवल धर्म के अपितु शिक्षा के भी केंद्र थे, ठीक है। क्या थे ये, धर्म के ही नहीं शिक्षा के भी केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। देने का कार्य उसमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। मतलब कह रहे हैं कि वो धर्म के बारे में भी, शिक्षा के बारे में भी, दोनों के बारे में वहाँ पे बताते थे। और शिक्षा देने का कार्य जो वहाँ पे निवास करते थे, उस मठ में जो निवास कर रहे भिक्षु होते थे उनके द्वारा किया जाता था। बात करें, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। क्या थे मेरे प्यारे दोस्त, कह रहे हैं कि जो बौद्ध मठ थे या बौद्ध शिक्षा या ज्ञान के केंद्र थे, ठीक है। आगे आप लिखेंगे कि बौद्ध संसार अपने मठों से पृथक
या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। आगे आप लिखेंगे धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में थी। मतलब कह रहे हैं कि धार्मिक हो या लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं जो है भिक्षु वहाँ पे जो रहते थे, ठीक है, वो लोग देते थे। फिर लिखा गया है कि उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी बौद्ध मठ ही थे। मतलब कह रहे हैं उच्च शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था उसको भी बौद्ध मठ में ही जो है संपूर्ण किया जाता था। इस संबंध में डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है, क्या लिखा है कि मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे सुदूर देशों में देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की में वृद्धि की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन लिखते हैं, तो आपके अल्टेकर महोदय लिखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की संभवतः सर्व प्रमुख विशेषता गुरु शिष्य संबंध की थी। किसकी थी मेरे प्यारे दोस्त, गुरु शिष्य संबंध की थी। उसका संबंध, उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं वरन सीधा उन्हीं के माध्यम से था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरु का सम्मान राजा, माता पिता और देवता से किसी भी प्रकार निम्नतर नहीं होता था। मतलब कह रहे हैं कि जो गुरु का सम्मान होता था, जैसे आप एक राजा का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, देवता का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु का भी सम्मान किया जाता था, उनसे कम नहीं किया जाता था। आगे लिखते हैं आचार्य की सेवा छात्र अपना कर्तव्य समझते थे और गुरु परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते थे। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे वैदिक ऋषियों द्वारा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वैदिक ऋषियों द्वारा गुरु को छात्र का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पिता माना जाता था। छात्र को पुत्रवत स्नेह देते हुए गुरु उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सदैव प्रयत्न करता था। ठीक है, फिर लिखेंगे कि ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को प्रदान कराना, उनमें अच्छी आदतों का विकास करना, उनके भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि रुग्ण अवस्था में उनके लिए औषधि, रुग्ण अवस्था बीमारी को कहते हैं जब कोई मान लीजिए छोटी मोटी बीमारी, जुकाम, बुखार, कुछ किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती थी, तो औषधि की व्यवस्था एवं सेवा की भी गुरु का कर्तव्य था। इस प्रकार दोनों स्नेह, सम्मान, विश्वास एवं पारस्परिक स्नेह की कर्तव्य की भावना से संयुक्त थे। ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन करना तथा जीवन और आचरण में उनके महत्व को सिद्ध करना दोनों के जीवन एकमात्र लक्ष्य था। दोनों के जीवन का क्या था, एकमात्र यही लक्ष्य था। ठीक है, आगे आपके अल्टेकर महोदय लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं कि शिक्षक एवं छात्र के संबंध में स्नेहपूर्ण और घनिष्ठ संबंध थे। ठीक है, और घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके अल्टेकर महोदय बताते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछा जाता है उपनयन एवं समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं या आपका क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे बताना है। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है, तो आप पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उपनयन संस्कार। इसमें आप लिखेंगे कि वैदिक काल में बालक की विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था। जैसे आप अभी यहाँ पे एडमिशन कराते हैं तो वैसे वहाँ पे उस समय उपनयन हुआ करता था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन का अर्थ है पास ले आना। ठीक है, उपनयन का अर्थ क्या होता है, पास ले आना। अतः बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले आना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था तथा ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। जब उपनयन होता था, उपनयन संस्कार, तो उस समय माना जाता था कि बालक का मान लो दूसरा जन्म हुआ है। ठीक है, उस समय माना जाता था कि माता पिता बालक को भौतिक जन्म अथवा मात्र शारीरिक जन्म देते हैं। आचार्य ने यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उनका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है तथा इस काल में बालक की आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास होता है। इसीलिए विद्या आरंभ के संस्कार को दूसरा जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये उपनयन के बारे में याद रखेंगे। चलिए अगली हेडिंग आप डालेंगे, क्या मेरे प्यारे दोस्त, क्या डालेंगे, समावर्तन संस्कार। क्या, समावर्तन संस्कार। इसमें आप लिखेंगे यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेता था। जो आपके यहाँ पे विदाई होती है ना, आपने सुना होगा,
एक तो फ्रेशर पार्टी होती है और एक आपका जो लास्ट में होता है क्या बोलते हैं, तो वो दूसरा वाला था लास्ट में जो होता है, ठीक है। दीक्षांत जिसे हम कहते हैं, दीक्षांत समारोह होता नहीं है, दीक्षांत मतलब दीक्षा का अंत हो गया है, अभी यहाँ पे आप अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं, अब आप जा सकते हैं। तो समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना, ठीक है। यह संस्कार मेरे प्यारे दोस्त लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था, जब छात्र गुरु गृह से लौटकर अपने घर जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यह संस्कार आधुनिक युग के दीक्षांत भाषण के रूप में छात्र को समावर्तन उपदेश के रूप में समाप्त होता था और उसे गृहस्थ जीवन के सद्कर्मों के बारे में बताया जाता था, ठीक है। चलिए, छठा नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे तक्षशिला और यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी रावलपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में था, ठीक है। आगे आप लिखेंगे यह अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा और बाद में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यह 600 ईसा पूर्व अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था, ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे व्याकरण पाणिनि, ठीक है। उसके बाद राजनीतिज्ञ चाणक्य, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे अर्थशास्त्री कौटिल्य, फिर महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक एवं सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र इसी विद्यालय की उपज थे, ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे दूसरी नंबर हेडिंग नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे, यह विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील दूरी दक्षिण में था, ठीक है। यह लगभग 1 मील लंबा, आधा मील चौड़ा, उसके बाद छाहर दीवारी से घिरा था, ठीक है। फिर लिखेंगे इसमें 2 बड़े सभा भवन और 3000 अध्ययन कक्ष थे। कितने थे? 3000 अध्ययन कक्ष थे। इसका विशाल पुस्तकालय कई मंजिल का था, ठीक है, कई मंजिल था। इसमें लगभग 1500 शिक्षक एवं 10,000 छात्र थे। इसमें चीन, जावा, वर्मा आदि दूर देशों के छात्र अध्ययन करने क्यों आते थे। इस प्रकार उसने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। 7वां नंबर प्रश्न इसे आपसे पूछ रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए। तो पहला आप बता देंगे तक्षशिला, दूसरा प्रयाग, तीसरा काशी, चौथा मिथिला, पांचवा कांची और छठवां आपका कैकेयी, ठीक है। ये आप यहाँ पे 6 केंद्रों का नाम बता देंगे। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है बौद्धकालीन शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा में क्या समानताएं हैं, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बौद्ध एवं वैदिक शिक्षा में समानताएं, दोनों प्रणालियों में धार्मिक एवं नैतिक जीवन को प्रमुखता प्राप्त थी। दूसरा आप लिखेंगे दोनों प्रणालियां बाह्य नियंत्रण से मुक्त थीं। तीसरा आप लिखेंगे दोनों प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एक रूपता थी। चौथा आप लिखेंगे दोनों प्रणालियों में शारीरिक दंड साधारणतया वर्जित था, ठीक है। पांचवा आप लिखेंगे दोनों प्रणालियों में शिक्षण विधि मुख्यतया मौखिक थी, ठीक है। किस प्रकार से थी? मौखिक पढ़ाया जाता था। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है बौद्धकालीन शिक्षा तथा वैदिककालीन शिक्षा में आपको अंतर बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा एवं वैदिककालीन शिक्षा में अंतर। हेडिंग डालेंगे बौद्धकालीन शिक्षा, फिर डालेंगे आप वैदिक शिक्षा, ठीक है। तो बौद्धकालीन शिक्षा में आप लिखेंगे कि सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था थी, किसमें? बौद्धकालीन शिक्षा में। और वैदिक कालीन में लिखेंगे सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। दूसरा आप बौद्धकालीन में लिखेंगे कि शिक्षा का माध्यम लोक भाषाएं थी और यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। तीसरा आप लिखेंगे सामान्य विद्यालयों का प्रचलन था और तीसरा आप यहाँ पे लिखेंगे कि सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे आप चौथा लिखेंगे कि विभिन्न जातियों के भिक्षु शिक्षक थे, यहाँ पर केवल ब्राह्मण शिक्षक थे। पांचवा आप लिखेंगे शिक्षा का स्वरूप संस्थागत और सामूहिक था और यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत और पारिवारिक था, ठीक है। चलिए, आगे आप लिखेंगे कौन सा नंबर मेरे प्यारे दोस्त? छठा नंबर अंतर। तो इसमें आप लिखेंगे गुरु का महत्व कम हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे गुरु की श्रेष्ठता एवं प्रधानता थी। 7वां अंतर लिखेंगे शिक्षा के केंद्र मठ विहार के रूप में थे और यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षा के केंद्र आश्रम गुरुकुल सुसंगठित थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता पाएंगे। 10वां नंबर प्रश्न आपसे यहीं से पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की प्रव्रज्या संस्कार से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रव्रज्या संस्कार, इसमें आप लिखेंगे बालकों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मठों में प्रवेश हेतु प्रव्रज्या संस्कार होता था। प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना।
अतः प्रव्रज्या संस्कार से तात्पर्य शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना था। ठीक है, शिक्षा के लिए आप घर से जब बाहर जाते हैं, कहीं पे भी दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है कहा जाएगा कि आप प्रव्रज्या संस्कार से होकर गुजर रहे हैं। चलिए, 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मकतब और मदरसा में अंतर बताइए। तो आप यहाँ लिखेंगे मकतब का अर्थ उस स्थान से है जहाँ लिखने को शिक्षा प्रदान की जाती है, जहाँ बालकों की प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। मकतबों में सबसे पहले बालकों को वर्णमाला के शब्दों का ज्ञान कराया जाता था, गणित की लिपि तथा कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थीं। ठीक है, मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ शिक्षा भाषण विधि द्वारा दी जाती थी तथा सभी विषय विस्तृत रूप से पढ़ाए जाते थे। यहाँ सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। सभी मदरसों में शिक्षा का जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम प्रधान था। गुरु शिष्य संबंध मधुर था। ठीक है, कठोर अनुशासन का पालन होता था। योग्य विद्यार्थियों को ही तमगे तमगे या संदेह दी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे लिखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आज पूछ रहा है आपसे कि बौद्धकालीन उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बौद्ध काल में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम दो भागों में विभक्त था। पहला धार्मिक शिक्षा, दूसरा लौकिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा में आप लिखेंगे धार्मिक शिक्षा भिक्षु एवं भिक्षुणियों को प्रदान की जाती थी। धार्मिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना और बौद्ध धर्म का प्रचार करना। लौकिक शिक्षा में आप लिखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा में लौकिक शिक्षा के अंतर्गत जीवन उपयोगी विषयों को समाविष्ट किया जाता था, जैसे धर्म, दर्शन, साहित्य, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, विद्या, शब्द विद्या, तंत्र विद्या, योग विद्या, ये सारी चीजें यहाँ पे आती थी। 13 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कलकत्ता मदरसा पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस संस्था की स्थापना भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल एवं फारसी के प्रगाढ़ विद्वान किसने वारेन हेस्टिंग के व्यक्तिगत प्रयास के फलस्वरूप सन 1781 में हुई। इसकी स्थापना का तत्कालिक कारण हेस्टिंग को कलकत्ता नगर में कुछ संभ्रांत मुसलमान से प्राप्त होने वाला आवेदन पत्र था। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कलकत्ता मदरसा में शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की थी और शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे इस संस्था के पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम में अंगाकृत विषयों को स्थान दिया गया था। दर्शन, व्याकरण, अंकगणित, रेखा गणित, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विद्या, मुस्लिम कानून और धार्मिक सिद्धांत। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कुछ ही समय में इस संस्था की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, अतः सुदूर गुजरात, कर्नाटक और कश्मीर तक के विद्यार्थीगण इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए अगला जो 14 नंबर प्रश्न है आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह रस्म से क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जिस प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार के पश्चात बौद्ध युग में पबज्जा संस्कार के उपरांत बालक की शिक्षा आरंभ होती है, उसी प्रकार मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। इस रस्म के समय बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। इस रस्म के समय बालक के लगभग सभी संबंधी उपस्थित रहते थे और वह नए वस्त्र धारण करके मौलवी साहब के समक्ष उपस्थित होता था। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे मौलवी साहब कुरानी शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक से उनको दोहरावाते थे। ठीक है, आगे आप लिखेंगे यदि बालक उसको दोहराने में असमर्थ था तो उसके द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था। ठीक है, चलिए आगे आप 15 नंबर यहाँ पे लिखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बौद्ध काल में शिक्षा सामान्यतया मठों, विहारों एवं संघारामों में होती थी। छात्र साधारणतया बौद्ध मत में 12 वर्ष रहकर अध्ययन करते थे। तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, बल्लभी, विक्रमशिला, मिथिला, अमरावती आदि प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में अध्ययन काल 22 वर्ष
निर्धारित किया गया था 12 वर्ष की प्रव्रज्या और 10 वर्ष की उपसंपदा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस प्रकार 30 वर्ष की आयु तक शिक्षण चलता था। बौद्ध मठ अथवा विहार बड़े नगरों के निकट खुले स्थान में बनाए गए थे। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसमें आवासीय शिक्षा की व्यवस्था थी। गुरुओं के लिए गुरु निवास और शिष्यों के लिए छात्रावास थे। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद से क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद से भाग लेने वाले दो प्रमुख दल थे। कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्त। तो पहला आपका आ जाता है प्राच्यवादी और दूसरा आपका आ जाता है पाश्चात्यवादी। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि विवाद का मुख्य कारण सन 1813 के आज्ञा पत्र को 43वीं धारा में प्रयुक्त 3 शब्द थे। पहला था साहित्य का उद्धार व विकास। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बताया गया था भारत के विद्वान नागरिकों के उत्साहवर्धन था। ठीक है, और तीसरा आपका था विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रारंभ एवं प्रवर्धन। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि प्राच्यवादियों ने पाश्चात्यवादियों ने प्राच्यवादियों तथा पाश्चात्यवादियों ने इन तीनों की व्याख्यान दो विभिन्न प्रकार की अतएव विवाद का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब इनका व्याख्यान दोनों ने अलग अलग प्रकार से की, इसीलिए जो है विवाद का जन्म हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैकाले ने अंग्रेजी के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैकाले द्वारा अंग्रेजी के पक्ष में तर्क पहला जो दिया गया था वो बताया गया था कि प्राच्य शिक्षा संस्थाओं में आर्थिक सहायता प्राप्त करके छात्र शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरा, जबकि पाश्चात्य शिक्षा में छात्र स्वयं फीस देते हैं। ठीक है, और शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा था अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है। और यहाँ पे आप लिखेंगे भारतवासी स्वयं अंग्रेजी भाषा के लिए उत्कंठित हैं। यहाँ पे आगे आप लिखेंगे इंग्लैंड में यूनानी तथा लैटिन भाषा द्वारा उन्नति हुई थी, इस प्रकार भारत में भी अंग्रेजी भाषा के द्वारा उन्नति हो सकती है। मैकाले के अनुसार देखें तो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं से सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से विशाल ज्ञान भंडार प्राप्त कर सकता है, जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों में रचा है। ठीक है, बुद्धिमान जातियों ने क्या किया है, रचा है। तो आई होप जो है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।